हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल पॉन फिजिक्स। लास्ट वीडियो में हमने कुछ एक मैग्नेटिज्म से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में स्टडी किया था और आज की इस वीडियो में हम क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटिज्म स्टडी करेंगे। जैसे हमने कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी के बेसिस के ऊपर मटेरियल्स को क्लासिफाई किया था इन 3 कैटेगरीज: कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर। सेम वैसे ही हम मैग्नेटिज्म के बेसिस के ऊपर या मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बेसिस के ऊपर मटेरियल्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। तो इसको सबसे पहले क्लासिफाई किया था माइकल फैराडे साइंटिस्ट ने। उन्होंने इनको क्लासिफाई किया था, किस किस के अंदर क्लासिफाई किया था? जो हमारे पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बेसिस के ऊपर जो प्रॉपर्टीज हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस की थी, परमेबिलिटी, ससेप्टिबिलिटी, मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटाइजिंग करंट, उन्हीं के बेसिस के ऊपर हम मटेरियल्स को क्लासिफाई करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस या डायमैग्नेटिक मटेरियल। उसके बाद हमारे पास आता है नेक्स्ट पैरामैग्नेटिक मटेरियल, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस या पैरामैग्नेटिक मटेरियल। उसके बाद आता है हमारे पास फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल या सब्सटेंस। उसके बाद आता है हमारे पास फेरीमैग्नेटिक मटेरियल या सब्सटेंसेस। उसके बाद आता है हमारे पास एंटी फेरी मैग्नेटिक मटेरियल या सब्सटेंसेस। तो हमारे कोर्स में +2 में आपके पास ये 3 सब्सटेंसेस जो है वो आपके सिलेबस में इंक्लूड है: डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस एंड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। इन्हीं के बारे में हम यहाँ पर डिटेल में स्टडी करेंगे। इसके अलावा हमारे पास 2 सब्सटेंसेस और होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटिज्म, दैट इज फेरीमैग्नेटिक सब्सटेंसेस एंड एंटी फेरीमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। ये आप हायर क्लासेस के अंदर जा करके स्टडी करेंगे। तो हम अब डिटेल से बारी बारी से एक एक करके, सबसे पहले हम डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस से शुरू करेंगे, फिर पैरा और फेरा के बारे में डिटेल में अब इनके बारे में हम स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारे पास डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। तो देखिए डायमैग्नेटिक सब्सटेंस हमारे पास क्या होता है। डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस जो है इसको आपने अच्छे से स्टडी करना है। जैसे डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस को हम पूरा का पूरा क्लासिफाई करेंगे बिल्कुल सेम वैसे ही पैरा को, और वैसे ही बिल्कुल हम फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस को क्लासिफाई करेंगे। बस थोड़ा बहुत चेंजमेंट आएगा, प्लस माइनस का, ग्रेटर देन लेस देन का, बाकी सब एज इट इज है। तो अच्छे से समझना आप इसको डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस को। तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस हमारे पास क्या होते हैं? डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर दोस सब्सटेंसेस इन विच देयर ओन डायपोल मोमेंट या मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इज 0। डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस वो सब्सटेंसेस होते हैं जिनका जो नेट डायपोल मोमेंट जो होता है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जो होता है वो 0 होता है। नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इज 0 फॉर डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इज 0। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो आपके पास जैसे कि कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, बिस्मथ है, मरकरी है, वाटर है, एयर है, हाइड्रोजन गैस है। तो ये सारे के सारे आपके पास जो है सब्सटेंसेस एटसेट्रा और भी है, ये सारे के सारे डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस है। इनका नेट डायपोल मोमेंट जो है वो 0 होता है। नेट डायपोल मोमेंट 0 होने का मतलब आपके माइंड में इमेज बन जानी चाहिए। हमारे पास जो नेट डायपोल मोमेंट अगर 0 है, इट मीन्स हम वहां पर कितना भी चाहे मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर लें, वो सब्सटेंस मैग्नेटाइज नहीं होगा। मैग्नेटाइज नहीं होगा मतलब अपने में से मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स को पास ही नहीं होने देगा। तो ये आपके पास सब्सटेंसेस होते हैं मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। इनको हम कैसे मतलब समझ सकते हैं? इनको हम समझते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ मैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ मैग्नेटिज्म, ओल्ड थ्योरी भी हम नाम दे देते हैं इसको, ओल्ड थ्योरी ऑफ मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ मैग्नेटिज्म। ये थ्योरी हमें क्या बताती है कि आपके पास जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस जो है, जो भी आपके पास डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है,
जैसे आपके पास कॉपर, सिल्वर, जो भी आप लेना चाहें, हमें पता है सब्सटेंस की जो कोई भी आपके पास मैटर उसकी स्मॉलेस्ट यूनिट एटम है, वो एटम से मिलकर बना हुआ है। तो एटम के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि एटम जो है वो एक डाइपोल की तरह बिहेव करता है। डाइपोल की तरह बिहेव कैसे करता है, ये हम रिवॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के अंदर और मैग्नेट्रॉन वाली वीडियो के अंदर हम पहले स्टडी कर चुके हैं। तो मतलब कहने का यहाँ पर जितने भी इसके अंदर प्रेजेंट है 1 मीटर क्यूब जितना भी आपने हिस्सा उठाया उसमें जितने भी डाइपोल प्रेजेंट है, डाइपोल कह दो या एटम कह दो, एटम को अब मैं डाइपोल तो बोल ही सकता हूँ क्योंकि वो एक्ट एज एन डाइपोल, डाइपोल की तरह बिहेव करता है, उसका कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट भी होता है। जो आपके पास एक सिंगल हाइड्रोजन के लिए जो आया था हमारे पास E/4πm दैट इज 4 मैग्नेटॉन म्यू बी। तो यहाँ पर ये जो एटम्स जो है, जैसे भी आपके पास स्ट्रक्चर हो, तो जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस जो होते हैं उनके अंदर एटम्स जो हैं वो एक्ट एज एन डाइपोल, वो एक डाइपोल की तरह बिहेव करते हैं। तो डाइपोल की तरह बिहेव करते हैं तो उनका कुछ ना कुछ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी होता है। लेकिन जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो होता है वो कुछ इस टाइप से होता है, वो कुछ इस टाइप से आपको देखने को मिलेगा। मतलब कहने का देखिए यहाँ पर आपको समझने के लिए है, हमें जो एक्चुअल में जो नेट डाइपोल मोमेंट जो देखने को मिलता है कंप्लीट सब्सटेंस के लिए वो 0 देखने को मिलता है। जैसे एक आपके पास जो एटम जो है उसकी वजह से जो डाइपोल की डायरेक्शन है, मैग्नेटिक डाइपोल की डायरेक्शन किधर की डायरेक्शन में, इन द डायरेक्शन ऑफ स्क्रू, जो आप स्क्रू के हेल्प से जो बताते हैं जिस डायरेक्शन में करंट है उसी डायरेक्शन में आप उस स्क्रू को लेकर के जाइए, हमारे पास मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है। तो जैसे मान लीजिए इस एटम के लिए आपके पास जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन वो इधर की साइड है, दूसरे वाले की वजह से इधर की साइड मिलेगी, एक की वजह से इधर की साइड है तो एक की वजह से इधर की साइड मिलेगी, एक की वजह से इधर की साइड है तो एक की वजह से इधर की साइड है। तो अब हमें पता है कि जो डाइपोल मोमेंट जो है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी है तो इक्वल मैग्नीट्यूड, सभी जो एटम जो है वो सेम मटेरियल सेम है, मतलब एटम सबकी प्रॉपर्टी सेम है। तो एक एटम की वजह से जितना डाइपोल मोमेंट देखने को मिलेगा दूसरे एटम की वजह से उतना ही देखने को मिलेगा, सेम बट इन अपोजिट डायरेक्शन। तो नेट डाइपोल मोमेंट 0, नेट डाइपोल मोमेंट 0, नेट डाइपोल मोमेंट 0। तो यहाँ पर इन डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस का नेट डाइपोल मोमेंट जो होता है वो 0 होता है। आगे समझ में, इनका जो नेट डाइपोल मोमेंट जो होता है वो 0 होता है। ये केस था जब हमने इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं किया था, उस केस में। अब मान लीजिए अगर मैं इसके ऊपर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर देता हूँ, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया दैट इज B नॉट इक्वल टू 0। इस केस में क्या होता है, यहाँ पे H इज नॉट इक्वल टू 0, B इज इक्वल टू म्यू नॉट Ni, B इज इक्वल टू म्यू नॉट H। H इज मैग्नेटाइजिंग फोर्स, जो मैंने आपको कहा था ये क्वांटिटी टर्म्स जो है बहुत काम आएगी इसके अंदर, इसके बगैर आपको ये समझ में नहीं आएगा। तो अगर अब भी आपको वो टर्म्स क्लियर नहीं है तो आप मेरी लास्ट वीडियोस को फिर से देख लीजिए, तब जाकर के ये चीजें समझ में आएगी। ये मैग्नेटाइजिंग फोर्स है क्या, मैग्नेटाइजिंग फोर्स मतलब वो मैग्नेटाइजिंग फोर्स मतलब मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी हम अपनी तरफ से कितना इसको मैग्नेटाइज करा सकते हैं, दैट इज इक्वल टू सीधा सीधा Ni। मतलब आपने इसको किसी सोलोनॉइड में रख दिया, आपने इस मटेरियल को किसी सोलोनॉइड में रख दिया, ओके, इसके अंदर आपने रखना, आई करंट जा रहा था, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ सोलोनॉइड की n थी। तो आप तो यहाँ से लार्ज अमाउंट में करंट फ्लो कर रहे हो, मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी उसकी जितनी भी H है 0 के इक्वल नहीं है, लेकिन ये जो मटेरियल जो है वो मैग्नेटाइज नहीं होगा, इसकी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है ही नहीं, या मैग्नेटाइज होना ही नहीं चाहता है, मैग्नेटाइज नहीं होना चाहता है। मतलब क्या है इसका, जब आप इसके ऊपर यहाँ पर जब ये आप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करोगे जिसकी वजह से आपको इसकी मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी देखने को मिलेगी वो 0 देखने को मिलेगी, चाहे इसके ऊपर आपने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रखा है या नहीं कर रखा है, दोनों ही केसेस में नेट डाइपोल मोमेंट 0 होता है, दोनों ही केसेस में नेट डाइपोल मोमेंट की जो वैल्यू जो है वो 0 होती है। ओके, तो ये हमारे पास होता है डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। अब इससे रिलेटेड और प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। अगर थोड़ा इजी वे में समझना चाहे तो देखिए कैसे समझ सकते हैं हम इसको। जैसे ये मान लीजिए आपके पास कोई डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है, आपने उसको ऐसे रखा हुआ था, ये आपके पास कोई डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है, ओके। यहां पर आपने एक मैग्नेट रखी जिसका नॉर्थ पोल इधर की साइड है, साउथ पोल इधर की साइड है। यहां पर आपने कोई दूसरी मैग्नेट रखी जिसका साउथ पोल इधर की साइड है, नॉर्थ पोल इधर की साइड है। तो देखिए हमें पता है कि जो आपके पास कोई मैग्नेट होती है, तो मैग्नेट है तो वो क्या होती है, जिसका जैसे ये नॉर्थ पोल है ये साउथ पोल है, तो वो बिल्कुल ऐसे इसके लॉन्गेस्ट एक्सिस के अलोंग आपको देखने को मिलता है।
जैसे साउथ पोल इधर, नॉर्थ पोल इधर, वैसे रहेगी। जब भी आप किसी मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करते हो तो इसका नॉर्थ जो पोल है वो नॉर्थ डायरेक्शन, साउथ जो पोल है साउथ डायरेक्शन। यहाँ पर ये जो डायमेट्रिक सब्सटेंस जो है क्या होगा, अब जरा ध्यान से देखिए। डायमेट्रिक सब्सटेंस जो आपको इसके लॉन्ग एक्सिस के अलोंग देखने को नहीं मिलेगा, इस डायमेट्रिक सब्सटेंसेस का शॉर्टेस्ट एक्सिस इसके अलोंग देखने को मिलेगा, शॉर्टेस्ट एक्सिस इसके अलोंग देखने को मिलेगा। मतलब कहने की ये अपने आप को इससे बचाने की कोशिश कर रहा है। ये क्या चाहता है कि मेरे में से मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स पास ही ना हो। अगर आप इसको ऐसे रख देते, अगर ये ऐसे होता तो इसमें से लार्ज नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स पास होती, लेकिन ये अपने में से अपने आप को मैग्नेटाइज कराना ही नहीं चाहता है। मैग्नेटाइज कब नहीं होगा, तब इसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइन अगर इसमें से पास नहीं होगी तो मैग्नेटाइज भी नहीं होगा। तो इस वजह से अपने आप को शॉर्टेस्ट एक्सिस के अलोंग देखने को मिलता है, आपको रख लेता है। जैसे आपने इसको ऐसे रखा था इस मैग्नेट के इन दोनों मैग्नेट से बीच में, लेकिन ये ऐसे न रुक करके ऐसे हो जाएगा शॉर्टेस्ट एक्सिस के अलोंग। ओके, अब देखिए नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी। जैसे आपके पास कोई मैग्नेट है, इसका नॉर्थ पोल इधर है, साउथ पोल इधर है। ये आपके पास कोई साउथ पोल है, इसका मैग्नेट है जिसका साउथ पोल इधर, नॉर्थ पोल इधर है। तो पहले वाले केस में हमने क्या देखा, जब आपने इसको फ्रीली सस्पेंड किया तो इसी अपने आप को शॉर्टेस्ट एक्सिस के अलोंग अलाइन कर लेता है। अब देखिए, मान लीजिए यहाँ पर आपने कोई डायमेट्रिक सब्सटेंस रखा हुआ है, यहाँ पर आपने कोई डायमेट्रिक सब्सटेंस रखा हुआ है इन दोनों मैग्नेट्स के बीच में। ये आपके पास कोई डायमेट्रिक सब्सटेंस है। तो यहाँ पर अगर हम विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की हेल्प से अगर हम इसको थोड़ा डिफाइन करना चाहें, एक्चुअली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है, इमेजिनरी कर्व होती है, लेकिन हम अपना कंसेप्ट समझने के लिए इसका यूज करते हैं। तो यहाँ से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो जाएंगी नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ, यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म दिखाना आपको। ये अपने में से मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स को पास ही नहीं होने देगा। अगर ये यहाँ पर अगर आपके पास ये डायमेट्रिक सब्सटेंस इसके अंदर नहीं रखा होता, डायमेट्रिक सब्सटेंस इसके अंदर नहीं होता, जैसे यहाँ पर नॉर्थ, ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, यहाँ दूसरी मैग्नेट का साउथ पोल, इधर नॉर्थ पोल। अगर यहाँ डायमेट्रिक सब्सटेंस नहीं होता तो आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे देखने को मिलती, नॉर्थ टू साउथ। लेकिन जब आपने इसके बीच में मैग्नेटिक सब्सटेंस, डायमेट्रिक सब्सटेंस रख दिया तो आपको कुछ इस टाइप का पैटर्न देखने को मिलेगा। मतलब कहने का ये अपने में से मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स को पास ही नहीं होने देता है। होने देगा तो मुश्किल से एक आधी, बस अपने इसमें से मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स को ये पास ही नहीं होने देता है। ओके, अब नेक्स्ट अगर हम एक और प्रॉपर्टी की बात करें, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई लिक्विड है, आपके पास कोई लिक्विड है जैसे अमोनिया है या वाटर है, उसको आपने किसी इरेगुलर मैग्नेटिक, आपने नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में कहीं रख दिया, कुछ इस टाइप से। देखिए ये आपके पास कोई मैग्नेट है, ये इसका नॉर्थ पोल इधर की साइड साउथ पोल, ये कोई दूसरी मैग्नेट है जिसका साउथ पोल इधर, नॉर्थ पोल इधर। नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड आपको इनकी वजह से देखने को मिलेगा, मतलब इसका मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ अलग है, इसका मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ अलग है। यहाँ पर आपने कोई कंटेनर रखा इस पे, और उस कंटेनर में आपने वाटर डाल रखा था, वाटर या अमोनिया, लिक्विड मतलब डायमेट्रिक सब्सटेंस, वाटर भी डायमेट्रिक सब्सटेंस है, अमोनिया आपने उसको ऐसे डाल रखा था। लेकिन जब आप उसको आप इसको यहाँ पर इन मैग्नेट, इस यहाँ पर आप मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर जब आप उसको रखते हो नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर, तो जहां पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कम है, जहां पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कम है, वो डायमेट्रिक सब्सटेंस उधर की साइड जाने की कोशिश करता है जहां पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कम है। जहां पर ज्यादा है मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, वहां से वो भागने की कोशिश करता है। जैसे ये आपके पास ऐसा था, जब आप इसको इसके ऊपर रखोगे इस टाइप से, तो थोड़े टाइम बाद ये आपको ऐसे देखने को नहीं मिलेगा, इसकी शेप कुछ इस टाइप की देखने को मिलेगी आपको, ऐसे इस टाइप से। जहां पर मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड था, ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड था, वहां से ये यहां से भाग गया, इधर से ये चला गया। जहां पर मैग्नेटिक फील्ड कम था, वहां पर आपको ज्यादा जो है डायमेट्रिक सब्सटेंस देखने को मिलेगा। मतलब कहने का ये अपने में से मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स को पास ही नहीं होने देना चाह रहा है। मतलब कहने का ये मैग्नेटाइज ही नहीं होना चाहता है, क्योंकि इसकी इंटेंस मैग्नेटाइजेशन है ही नहीं। नेट डाइपोल मोमेंट जीरो, चाहे आपने फील्ड अप्लाई कर रखा है न कर रखा है, इसका नेट डाइपोल मोमेंट जीरो ही रहना है। ओके, नेक्स्ट अब अगर हम एक और प्रॉपर्टी की इसकी बात करते हैं,
मान लीजिए आपके पास फिर से कोई लिक्विड डायमेंटिक सब्सटेंस है, वाटर या अमोनिया, आपने उसको यू ट्यूब शेप में कुछ इस टाइप से यू शेप ट्यूब में आपने उसको फिल कर लिया। फिल किया तब आपको कैसे, आपने कुछ इस टाइप से फिल किया, या आपने वाटर या अमोनिया इसके अंदर फिल कर रखा है, तो स्टार्टिंग में आपको इक्वल लेवल पे देखने को मिलेगा, जितना लेवल इधर है उतना ही लेवल इधर है, इक्वल लेवल पे आपको देखने को मिलेगा। अब क्या होगा, ये डायमेंटिक सब्सटेंस आपके पास वाटर या अमोनिया, यहां पर जैसे मान लीजिए आपने क्या किया, यहां पर आपने कोई मैग्नेट रख दी इस एंड पे, जैसे मैग्नेट का नॉर्थ पोल, साउथ पोल, तो अब यहाँ पर क्या होगा, ये जो यहाँ पर ये जो डायमेंटिक सब्सटेंस जो वो इधर से भागने की कोशिश करेगा, इधर से भाग करके किधर जाएगा, जहां पर की साइड मैग्नेटिक फील्ड नहीं है उधर की साइड, ये इधर की साइड से निकल के इधर की साइड चला जाएगा। मतलब कहने का ये अपने में से मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स को पास ही नहीं होने देना चाहता है, ये खुद को मैग्नेटाइज करना ही नहीं चाहता है, ये यहाँ से बच करके निकल गया, इधर की साइड ये चला गया। ओके, तो शायद कुछ आइडिया हो गया होगा डायमेंटिक सब्सटेंस के बारे में। डायमेंटिक सब्सटेंस जिसका नेट डायपोल मोमेंट 0 होता है, उसकी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन होती नहीं, वो अपने आप को मैग्नेटाइज कराना ही नहीं चाहता है, वो अपने आप में से मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स को पास ही नहीं होने देना चाहता है। ओके, तो इतना समझ में आया इसके बारे में, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन और मैग्नेटाइजिंग फोर्स का रोल समझ में आ गया। अब चलते हैं हम परमेबिलिटी और ससेप्टिबिलिटी के ऊपर। तो पहले बात करते हैं परमेबिलिटी की। तो जैसे अभी अभी हमने क्या देखा, जैसे ये आपके पास कोई मैग्नेट थी, ये दूसरी मैग्नेट जो ये इधर ऐसे, तो यहां पर जब डायमेंटिक सब्सटेंस नहीं था तो उस केस में ये इस टाइप से आपको मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स देखने को मिलती है। लेकिन जब आपने यहाँ पर कोई डायमेंटिक सब्सटेंस रख दिया, यहाँ पर जब आपने कोई डायमेंटिक सब्सटेंस रख दिया, या आपने कोई डायमेंटिक सब्सटेंस रख दिया, तो उस टाइम पे आपको इस टाइप से मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स जो है वो देखने को मिलती है। ओके, तो इतना रीजन, मैं कहता हूं इतना रीजन उठा लीजिए, जैसे ये आपने इतना रीजन उठाया, यहां से भी इतना ही रीजन उठा लीजिए, तो हमारे पास जो रिलेटिव परमेबिलिटी जो है वो क्या होती है। फिर से मैं कहूंगा, अगर आपको टर्म याद नहीं है तो आप फिर से पहले वो लास्ट वाली जो वीडियो उसको अच्छे से कीप लीजिए, नहीं तो ये समझ में नहीं आएगा। तो आपके पास रिलेटिव परमेबिलिटी जो है दैट इज इक्वल टू म्यू बाई म्यू नोट या वी बाई वी नोट। कैसे भी डिफाइन कर सकते हैं, नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स पर यूनिट एरिया into the medium to the magnetic line of force per unit area when the medium is replaced by vacuum। यही होता है, मतलब कितनी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स पर यूनिट एरिया में से ये जो आपने रीजन उठाया है, जिस टाइम पे मीडियम यहाँ पर था, कितनी पास हो रही है, और जब आप उस मीडियम को वैक्यूम से रिप्लेस कर देते हो तब कितनी पास हो रही है, ये हमारे पास रेशियो जो क्या होता है, रिलेटिव परमेबिलिटी होता है, यही होता है। तो अब जरा देखिए, क्या मीडियम में से मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स पास हो रही है? मीडियम में से तो हो ही नहीं रही, मीडियम में से नहीं हो रही, मतलब दैट वैल्यू इज लेस देन बी इज लेस देन 0। यहां पर बी क्या है, लेस देन 0, 0 से कम है। यहां हम कहें बी इज लेस देन बी नोट, बी इज लेस देन बी नोट, बी जो है वो बी नोट से कम है, बहुत कम है, कम नहीं बहुत कम है। यहां पर तो इस वैक्यूम में से, इस रीजन में से बहुत ज्यादा लाइन पास हो रही थी, वहीं जब हम इतना ही रीजन, जब इतने ही रीजन में अगर हम मैग्नेटिक डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को रख देंगे तो उसमें से मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स पास ही नहीं होंगे, तो B इज वेरी वेरी लेस देन B नोट लिख सकते हैं। मतलब कहने का म्यू आर क्या होगा, म्यू आर के साथ क्या होगा, इफ B इज वेरी वेरी लेस देन B नोट, तो उस टाइम पे हमारे पास म्यू आर क्या होगा, म्यू आर दैट इज इक्वल टू B बाई B नोट। B इज वेरी लेस देन B नोट, इससे काफी कम है, इससे काफी कम है। जैसे इसको मैं लिख देता हूं, आपके पास ये है 1000, सॉरी ये आपके पास 1 और ये आपके पास 1000, मतलब इसमें से तो 1 मीटर स्क्वायर एरिया में से इतने रीजन में सिर्फ एक लाइन जा रही थी, और इसमें से 1 मीटर स्क्वायर एरिया में से 1000 लाइन जा रही थी, तो दैट इज इक्वल टू कितना, 0.001, 0.001। या अगर 100 जा रही थी इसमें से तो इतने 1 मीटर स्क्वायर में से एक लाइन जा रही थी, इसमें से 100 जा रही थी, तो दैट इज इक्वल टू 0.01। या इसमें 1 जा रही थी, इसमें 1 जा रही थी, इसमें 10 जा रही थी, 0.1। इसमें 1 जा रही थी, इसमें 5 जा रही थी, दैट इज इक्वल टू 0.5। मतलब कहने का ये जो वैल्यू जो है वो हमेशा 1 से कम ही रहनी है, ये जो वैल्यू जो है वो हमेशा 1 से कम रहनी है, ये वैल्यू हमेशा 1 से कम रहेगी। म्यू आर इज लेस देन 1, ऑलवेज लेस देन 1, क्योंकि ये जो वैल्यू है B इज लेस देन B नोट, तो आपके पास म्यू आर जो मिलेगा दैट इज ऑलवेज लेस देन 1, ये हमेशा 1 से कम ही मिलेगा, 1 से हमेशा कम ही मिलेगा। आगे पहली प्रॉपर्टी समझ में, म्यू आर इज ऑलवेज लेस देन 1। ओके, अब जरा इसके ऊपर आइए, म्यू और म्यू नोट के ऊपर जरा समझने की कोशिश करते हैं, सारे आपस में रिलेटेड हैं।
पहले लास्ट वीडियो में भी करा चुका इनको मैं। तो हमें पता लग गया कि जो डायमेटिक सब्सटेंस की जो रिलेटिव परमेबिलिटी जो होती है वो ऑलवेज लेस देन 1। तो अगर हम बात करें उसके मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ मीडियम, तो उसके बारे में हम क्या कह सकते हैं? हमारे पास एक फॉर्मूला ये भी तो होता है, म्यू आर इज इक्वल टू म्यू बाई बी नोट। उससे हमें पता लग गया बी बाई बी नोट से दैट इज लेस देन 1। इससे हमें क्या पता लगेगा इसके बारे में? ये हमारे पास उस डायमेटिक सब्सटेंस की परमेबिलिटी है, तो इसके बारे में हमें क्या पता लगेगा? म्यू आर इज लेस देन 1। तो म्यू आर इज लेस देन 1, दैट इज म्यू आर इज लेस देन 1। तो इसको मैं लिख सकता हूं म्यू एम बाई म्यू नोट इज म्यू आर, या म्यू एम बाई म्यू नोट इज लेस देन 1। ये जो है वो म्यू आर के इक्वल है और म्यू आर जो लेस देन 1 है। दैट मीन्स परमेबिलिटी ऑफ मीडियम डायमेटिक सब्सटेंस, मीडियम हमारा यहाँ पर क्या है? डायमेटिक सब्सटेंस है, अलग अलग के लिए अलग अलग। डायमेटिक सब्सटेंस की जो परमेबिलिटी जो होती है वो हमेशा इससे कम मिलेगी, हमेशा इससे कम मिलेगी। किससे कम मिलेगी? म्यू नोट से। म्यू नोट हमारे पास क्या होता है? परमेबिलिटी फॉर फ्री स्पेस, दैट इज इक्वल टू 4 पाई इंटू 10⁻⁷ 4 पाई इंटू 10⁻⁷ या 12 पॉइंट समथिंग इंटू 10⁻⁷। टेस्ला मीटर एम्पियर इनवर्स, टेस्ला मीटर एम्पियर इनवर्स। इन चीजों को समझने की कोशिश कीजिए डियर स्टूडेंट्स। जो आपको एग्जाम में जो आपसे कंसेप्चुअल टाइप से जो क्वेश्चन पूछेगा वो आपसे ये प्रॉपर्टीज वगैरह नहीं पूछेगा, वो आपको कोई मटेरियल दे देगा। आपको कोई मटेरियल है, वो कहेगा आपके पास कोई मटेरियल है जिसकी परमेबिलिटी जो वह इतनी है, फॉर एग्जांपल उसकी परमेबिलिटी आपके पास 0.1 है, तो आप बता, वो आपसे पूछेगा मैग्नेटिक मटेरियल कैसा है, आप बता दो कि डायमैग्नेटिक है। अब उसने वो कह दिया आपके पास कोई मटेरियल है, उसकी रिलेटिव परमेबिलिटी नहीं दी बल्कि उसकी परमेबिलिटी दे दी, उसकी ही परमेबिलिटी दे दी मीडियम की या उस डायमैग्नेटिक मटेरियल की। वो आपको दे दी 12 पॉइंट, जैसे उसने दे दिया आपको 10⁻⁻8 टेस्ला मीटर एम्पियर इनवर्स, ये वैल्यू उसने दे दिया आपको। तो अब पूछता है आप बताइए वो सब्सटेंस कैसा है, डाया पैरा या फेरा? तो हो गए ना कंफ्यूज कि सर हमें तो सिर्फ इसके बारे में बताया था, इसके बारे में तो कुछ बताया नहीं। तो ये देखिए, ये रहा, अगर उस सब्सटेंस की परमेबिलिटी इससे कम है, जरा चेक कीजिए, कम है, ये 10⁻⁸ है, ये -7 है, तो कम ही है। तो कम है तो ये कौन सा सब्सटेंस है? डायमेट्रिक सब्सटेंस है। ये ऐसी जो वैल्यू है म्यू आर म्यू नोट, ये पैरा और फेरा के लिए भी आएंगे, उनमें भी हमें कंफ्यूजन होगा कि जैसे कैसे हमें पता लगेगा ये पैरा है फेरा है, तो बिल्कुल सेम चलेगा। तो आगे समझ में, अगर आपके पास ये वैल्यू म्यू जो है, म्यू इज परमेबिलिटी फॉर मीडियम इज लेस देन म्यू नोट, तो आपके पास कैसा सब्सटेंस है? डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। या रिलेटिव परमेबिलिटी इज लेस देन 1, तो कैसा सब्सटेंस है? डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है। आ गया रोल समझ में, रिलेटिव परमेबिलिटी का, परमेबिलिटी फॉर मीडियम फॉर फ्री स्पेस। अब चलते हैं ससेप्टिबिलिटी पे, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी में। तो देखिए मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी हमारे पास जो होती है डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए वो नेगेटिव होती है। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी फॉर डायमैग्नेटिक सब्सटेंस इज नेगेटिव। वो आपके पास कैसी होती है? नेगेटिव होती है, हमेशा हमेशा नेगेटिव में। तो कैसे, देखिए कैसे आए नेगेटिव? जैसे मैं डायरेक्ट फॉर्मूले का अगर यूज कर लेता हूं, जो भी आप यूज करना चाहो, एक तो आपके पास ये होता है I/H, ठीक है, और दूसरा हमारे पास जो होता है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी दैट इज इक्वल टू म्यू आर -1। रिलेशन स्टडी किया था, तो जरा यहाँ ये हमारे पास जो रिलेटिव परमेबिलिटीज है वो ऑलवेज लेस देन 1, वो ऑलवेज लेस देन 1 से हमेशा कम, 1 से हमेशा कम, 1 के इक्वल भी नहीं है, 1 से कम। हमने देख लिया था, अगर वो 1 के इक्वल होगी मतलब अगर उसमें से भी 100 लाइन जा रही है तो उसमें से भी 100 लाइन ही जाएगी, दोनों में से, मीडियम रखो चाहे ना रखो, हो ही नहीं सकता ऐसा कभी। तो रिलेटिव परमेबिलिटी फॉर डायमैग्नेटिक सब्सटेंस इज ऑलवेज लेस देन 1, तो हमेशा 1 से कम। तो 1 से कम कोई वैल्यू उठा लीजिए, जैसे मैंने 1 से कम वैल्यू उठा ली, चाहे मैं 0.5 उठा लूं या 0.9 उठा लूं या 0.05 उठा लूं या 0.09 उठा लूं, जरा इसमें पुट करके देखिए आपके पास ससेप्टिबिलिटी क्या आएगी। अगर मैं 0.9 ही उठा लेता हूं, 0.9 -1 क्या वैल्यू आएगी? माइनस के 0.1, माइनस के 0.1, माइनस के 0.1। और अगर मैं बात करता हूं, जैसे अगर 0.5 रखता हूं तो 0.5 -1, माइनस के 0.5। तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑलवेज नेगेटिव, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑलवेज नेगेटिव। तो वो आपसे एग्जाम में परमेबिलिटी, रिलेटिव परमेबिलिटी भी दे सकता है,
मीडियम परमेबिलिटी फॉर मीडियम भी दे सकता है या ससेप्टिबिलिटी भी दे सकता है। तीनों चीजें आपने ध्यान रखनी है। अगर नेगेटिव में दे रखी है, अगर उसकी ससेप्टिबिलिटी नेगेटिव में दे रखी है, इट मींस डायमेटिक सब्सटेंस है। अगर उसकी रिलेटिव परमेबिलिटी लेस देन 1 है, मींस डायमेटिक सब्सटेंस है। अगर उस मीडियम की परमेबिलिटी, जो डायमेटिक सब्सटेंस है, उसकी परमेबिलिटी आपकी लेस देन म्यू नॉट है, गिवन है, तो डायमेटिक सब्सटेंस है। ये तीनों प्रॉपर्टी आपने मेनली याद रखनी है। इस पे एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। अब कुछ एक मैं मटेरियल की ससेप्टिबिलिटी यहाँ पे लिख रहा हूँ। आपको मोस्टली बुक में ससेप्टिबिलिटी, रिलेटिव परमेबिलिटी और ये मैग्नेटिक परमेबिलिटी फॉर मीडियम तीनों चीजें गिवन मिलेंगी। आपको तीनों रटने की, याद करने की जरूरत नहीं है। एक चीज याद रख लीजिए, चाहे तो ससेप्टिबिलिटी, चाहे परमेबिलिटी, चाहे परमेबिलिटी फॉर मीडियम, तीनों के बीच में रिलेशन हमें पता है, दैट इज इक्वल टू चाहे m इज इक्वल टू म्यू आर माइनस 1। अगर आपको ये पता है तो आप ये बता सकते हो म्यू आर इज इक्वल टू चाहे m प्लस 1। और अगर आपको ये पता है तो आप ये भी बता सकते हो म्यू आर इज इक्वल टू म्यू बाई म्यू नोट, या म्यू इज इक्वल टू म्यू नोट इंटू म्यू आर, बता सकते हैं इजीली। तो आपने एक ही चीज याद रखनी है, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे तीनों में। या तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी याद रख लेना, या रिलेटिव परमेबिलिटी, या परमेबिलिटी फॉर मीडियम। जैसे आपके पास, अगर अभी हम बात करें डायमेटिक सब्सटेंस की, जैसे आपके पास कॉपर है, कॉपर की जो आपके पास ससेप्टिबिलिटी जो होती है वो कितनी होती है, माइनस के 1.01, माइनस के 1.01। ऐसे आपके पास सिल्वर है, सिल्वर की जो आपके पास ससेप्टिबिलिटी जो होती है, ये ससेप्टिबिलिटी है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, वो आपके पास होती है माइनस के 2.6। वाटर की जो है वो माइनस के 0.91। ऐसे आपके पास बिस्मथ है या मरकरी है, मरकरी की जो होती है वो माइनस के 2.9। बिस्मथ जो है वो उसकी होती है माइनस के 16.6। तो यहाँ पर दिख रहा है सभी की जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जो है नेगेटिव, नेगेटिव मतलब डायमेटिक सब्सटेंस। तो ससेप्टिबिलिटी पता है, ये बता सकते हो, रिलेटिव परमेबिलिटी बता सकते हो। ससेप्टिबिलिटी जितनी उसमें एक ऐड कर दीजिए, आएगी हमेशा 1 से लेस ही, किसी के लिए फाइंड आउट कर लीजिए। ये पता लग गया तो ये भी बता सकते हो। तो एक चीज आपने याद रखनी है। ओके, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये जो आपके पास कुछ जो आपको ये अरेंजमेंट तो दिखाई दिया है यहाँ पर, जो डायमेटिक सब्सटेंस के लिए, इसको आप नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक के साथ भी आप इनको कंपेयर कर सकते हो। जो डायमेटिक सब्सटेंस है उनको आप नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक के साथ कंपेयर कर सकते हो। नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं, जिनका सेंटर ऑफ मास जो है पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का वो एक दूसरे का कोइंसाइड करता है, हमारे पास क्या होता है, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं पोलर और नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स के बारे में। तो डायमेटिक सब्सटेंसेस को आप नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक के साथ कंपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इसकी, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी पे। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। ऑफ डायमेटिक सब्सटेंसेस, डायमेटिक सब्सटेंस की जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जो है उसके ऊपर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, डायमेटिक सब्सटेंसेस की जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है उस पर टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं होता है। टेम्परेचर घटे चाहे बढ़े, चाहे कितना भी हो, चाहे लो हो चाहे हाई हो, उसकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जितनी है उतनी रहनी है, ना वो हाई होगी ना वो लो होगी। तो जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती है, डज नॉट डिपेंड ऑन द टेम्परेचर ऑफ डायमेटिक सब्सटेंस। फिर आप कहोगे सर ये आपने बताया ही क्यों डिपेंड ही नहीं करती, क्योंकि पैरा और फेरा की डिपेंड करती है और कुछ नया ही फिनोमेना हमें देखने को मिलता है। तो चलिए अब चलते हैं पैरामेग्नेटिक सब्सटेंस के ऊपर। ये आपके पास डायमेटिक सब्सटेंस था, सेम ऐसे ही पैरा चलेगा। तो अब हमारे पास आता है पैरामेग्नेटिक सब्सटेंसेस। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस हमारे पास वो सब्सटेंस होते हैं जिनका हमारे पास जो नेट डाइपोल मोमेंट जो होता है इन द एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड वो जीरो होता है, बट इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इट इज नॉट इक्वल टू जीरो। देखिए ध्यान से सुनिए, हमने क्या कहा
पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस हमारे पास वो मैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं जिनका जो नेट डाइपोल मोमेंट जो है, नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो जीरो होता है। कब तक? जब तक हमने उसका ऊपर कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं किया, तब तक। जब तक हमने उसको सोलेनोइड में नहीं रखा है, सोलेनोइड के अंदर करंट पास नहीं हो रहा है, तब तक उसका नेट डाइपोल मोमेंट जीरो। लेकिन अगर आपने उसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया या उसके ऊपर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया, उस केस में उसका नेट डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होता है। उन सब्सटेंसेस को हम नाम देते हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस का। जैसे है हमारे पास, अगर हम एग्जांपल की बात करें, एल्यूमिनियम है, प्लेटिनम है, एल्यूमिनियम है, प्लेटिनम है, यूरेनियम है, मैग्नीशियम है, कॉपर सल्फेट है, एटसेट्रा, सीजियम है। ये सारे के सारे जो एग्जांपल है वो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस के हैं। इसको जरा समझने की कोशिश करते हैं। इसको भी जो इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ मैग्नेटिज्म जो है, उसी के बेसिस के ऊपर हम इसको स्टडी करते हैं। ये हमें क्या बताती है? फिर से वही चीज, जो हमारे पास सब्सटेंस है उसकी स्मॉलेस्ट यूनिट एटम होती है। एटम जो है वो एक्ट्स एंड डाइपोल की तरह बिहेव करता है, ये हम पढ़ चुके हैं। तो डाइपोल है तो उसका कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट भी होगा, डाइपोल मोमेंट है तो उसका कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड भी होगा। मैग्नेटिक फील्ड है, अब डिपेंड करता है वो नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना है। एक एटम का तो होता है, बात मान ली, लेकिन जब बहुत सारे एटम है तो हो सकता है किसी का इधर और किसी का, एक का, दो एटम है, एक का इधर एक का इधर, तो नेट इसकी वजह से फील्ड है, इसकी वजह से भी है, लेकिन नेट तो जीरो हो गया, दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट। तो यही चीज है जो आपके पास जो है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस जो है, जब तक आपने इसके ऊपर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं किया है, इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, मतलब आपने इसको सोलेनोइड में नहीं रखा है, तो बाहर से कोई फील्ड नहीं दिया, हमने वहां पर मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी जो है वहां पर जीरो, मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी जीरो, मतलब वहां पर आपने कोई करंट अप्लाई वहां पे नहीं किया, कोई मैग्नेटिक फील्ड वहां पर नहीं है, हमने उसे मैग्नेटाइज करने की कोशिश ही नहीं की है अभी। तो वहां पर उस केस में हमारे पास क्या होगा, यहां पर जो आपको जो देखने को जो मिलेगा, यहां पर जैसे एक का मैग्नेटिक डाइपोल जो है, डाइपोल मैग्नेटिक डायरेक्शन इधर, दूसरे की इधर, एक की इधर, दूसरे की इधर, एक की इधर, दूसरे की इधर, ऐसे इस टाइप से, मतलब एक दूसरे के आपको जो टोटल जो इफेक्ट जो देखने को मिलेगा वो एक दूसरे के अगेंस्ट देखने को मिलेगा। टोटल इफेक्ट जो देखने को मिलेगा वो एक दूसरे के अगेंस्ट आपको देखने को मिलेगा। नेट इफेक्ट एक दूसरे के अगेंस्ट। तो जो नेट डाइपोल मोमेंट जो मिलेगा, जैसे इसका इसकी साइड है, इसका इसकी साइड है, ऐसे ही, तो नेट डाइपोल मोमेंट जीरो। लेकिन जब आप इसको किसी सोलेनोइड में रख देते हो, या आप इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर देते हो, या आप इसको मैग्नेटाइज करने की कोशिश कर लेते हो, जिस टाइम पे H नॉट इक्वल टू जीरो या B नॉट इक्वल टू जीरो, उस टाइम पे सारे के सारे डाइपोल अपने आप को एक डायरेक्शन में अलाइन कर लेते हैं। किस डायरेक्शन में? जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है उधर की साइड। जैसे ये इसका नॉर्थ पोल है, ये इसका साउथ पोल है, तो जैसे ये साउथ, ये नॉर्थ, तो अंदर की साइड साउथ टू नॉर्थ मैग्नेटिक फील्ड फ्लो करेगा। तो ये ऐसे अपने आप को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन कर लेते हैं सारे के सारे। तो सभी मैग्नेटिक डाइपोल एक ही डायरेक्शन में, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी एक ही डायरेक्शन में मिलेगा। तो नेट इफेक्ट जो देखने को मिलेगा, जैसे एक एटम की वजह से M1, दूसरे की वजह से M2, सभी की वजह से बराबर सेम एटम प्रेजेंट है, तो टोटल जो आपको मैग्नेटिक फील्ड जो देखने को मिलेगा वो आपको जीरो नहीं मिलेगा इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यही हमारे पास होता है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। ओके, उसमें क्या था डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस में, चाहे मैग्नेटिक फील्ड हो या ना हो, दोनों ही केसेस में नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो। वो अपने आप को मैग्नेटाइज करना ही नहीं चाहता था, आप चाहे इसको कितना मैग्नेटाइज करने की कोशिश करें। यहां पर क्या है, इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड नेट मैग्नेटिक डाइपोल जीरो, बट इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड नेट डाइपोल इज नॉट जीरो। मतलब ये अपने आप को मैग्नेटाइज करना चाहता है, जितना आप इसको मैग्नेटाइज करोगे उतना ही ज्यादा मैग्नेटाइज होगा। ये अपने में से लार्ज नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स को यहाँ से पास होने देना चाहता है। जितनी ज्यादा आप करा सकते हो करा लीजिए। तो ये हमारे पास सब्सटेंस है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। फिर से अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, बारी बारी से वही है, देख लीजिए, सेम वैसे ही चलेगी डाय की तरह ही। जैसे सबसे पहले हमने किया था कि जब आपने किसी डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को थ्रेड से बांध करके लटका दिया था, उस केस में वो अपने आप शॉर्टेस्ट एक्सिस अपने आप को उसको अलाइन कर लेता है। इस केस में क्या होगा, जैसे आपके पास मैग्नेट है,
यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, तो यहाँ पर आपने कोई डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है वो यहाँ से आपने धागे से बांध करके लटका रखा है, तो उस केस में ये इसका लॉन्गेस्ट एक्सिस आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में मिलेगा। मतलब कहने के अपने आप को मैग्नेटाइज कराना चाहता है, लार्ज नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अपने में पास होने देना चाहता है। सेम ऐसे ही जो नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी थी हमारे पास, जैसे ये आपके पास जो आपके पास जैसे आपके पास कोई यहाँ पर आपके पास कोई सॉल्यूशन जैसे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है, ये आपने ऐसे फिल कर रखा था इसको किसी बाउल में। यहाँ पर जब आपने इसको मैग्नेटिक फील्ड पे रखा, ऐसे रखा, तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड पोल्स के पास। तो इस केस में क्या होगा, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस के अंदर, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में ये अपने आप को स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के पास लेकर के जाने की कोशिश करेगा, दूर भागने की कोशिश नहीं करेगा। इस केस में जब आपको थोड़े टाइम बाद जो इसकी जो आपको शेप जो देखने को मिलेगी वो कुछ इस टाइप से आपको देखने को मिलेगी, ऐसे। जहां पर ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड है प्रेजेंट है वहां पर ये सब्सटेंस आपको ज्यादा मिलेगा। नेक्स्ट ऐसे अगर हम बात करते हैं यू शेप, आपके पास कोई ट्यूब है, उस केस में आपने ऐसे ही पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस डाल दिया, तो उस केस में जैसे आपने यहाँ पर ऐसे रखा, ये नॉर्थ ये साउथ, तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस में तो यहाँ से सब्सटेंस जो है वो यहाँ से भाग गया था दूसरी साइड। अब इसमें क्या होगा, ये मैग्नेट की साइड, जिधर की साइड मैग्नेटिक फील्ड है उधर की साइड राइज होगा, यहाँ से यहाँ पर न रह करके ये इधर की साइड जो है वो राइज हो जाएगा। मतलब ये अपने आप को मैग्नेटिक फील्ड के साथ ले जाना चाहता है, मतलब ये मैग्नेटाइज होना चाहता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स इसमें पास हो रही है। अब चलते हैं फिर से वही परमेबिलिटी के ऊपर। तो परमेबिलिटी के ऊपर आइए, जैसे ये आपके पास मैग्नेट, तो जब तक यहाँ पर कोई मीडियम नहीं था तो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स कुछ इस टाइप से। जब आपने यहाँ पर मीडियम रखा, मीडियम कौन सा रखा है, अब हमने यहाँ पर मीडियम रखा है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस में क्या था, कोई भी लाइन इसमें पास नहीं हो रही थी। इसके अंदर क्या होगा, मैक्सिमम लाइन ऑफ फोर्स इस पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में से पास होगी, ज्यादा से ज्यादा एज कंपेयर टू वैक्यूम या स्पेस के आउटर रीजन से ज्यादा पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में से मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स जो है वो पास होगी इसमें से। यहां से बाहर की साइड से कोई 2 4 मतलब 10 एज, लेकिन इसके कंपेयर में यहां पर पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में से लार्ज नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स इसमें से पास होगी। तो अगर हम बात करना चाहिए रिलेटिव परमिटिविटी, तो आपके पास क्या होती है, दैट इज इक्वल टू म्यू बाई म्यू नोट या बी बाई बी नोट। तो बी बाई बी नोट, तो यहां पर आपको दिख रहा है जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स जो पास जो हो रही है पर यूनिट एरिया फॉर मीडियम इज लार्ज एज कंपेयर टू मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स फॉर स्पेस। यहां से आप देख रहे हो इसमें से इतने 1 मीटर स्क्वायर एरिया मान लीजिए आपके पास है, इसमें 4 लाइन पास हो रही है, इसमें से सिर्फ 2 ही लाइन पास हो रही है। तो आइडिया हो गया। तो इस केस में B इज ग्रेटर देन B नोट। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए जो मीडियम में से मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स जो पास होगी वो एज कंपेयर टू स्पेस सेम एरिया के लिए ज्यादा होगी, मीडियम के लिए इसमें ज्यादा पास करेगी एज कंपेयर टू वैक्यूम के। तो हम यहां से क्या कह सकते हैं, B इज ग्रेटर देन B नोट। B इज ग्रेटर देन B नोट का मतलब क्या है, लिख दो डायरेक्ट, म्यू आर इज ग्रेटर देन 1। एग्जांपल देने की जरूरत नहीं है, या देना पड़ेगा। जैसे इसमें से यहां से पास हो रही है 4, इसमें से पास हो रही है 2, तो कितना आएगा 2 ग्रेटर देन 1, 2 इज ग्रेटर देन 1। इसमें से पास हो रही है 10, इसमें से पास हो रही है 2, कितना आएगा 5, 5 इज ग्रेटर देन 1। मतलब इससे तो कम ही पास होगी। इसमें से पास हो रही है 100, इसमें से पास हो रही है 80, कितना आएगा 1 पॉइंट समथिंग, 1 पॉइंट समथिंग ग्रेटर देन होता है 1 के, यही आएगा। तो मतलब कहने का यहां पर जो आपके पास जो रिलेटिव परमिटिविटी जो देखने को मिलेगी पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस के लिए वो 1 से हमेशा ग्रेटर देखने को मिलेगी, 1 से हमेशा ग्रेटर देखने को मिलेगी। डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के अंदर 1 से हमेशा शॉर्ट कम देखने को मिलती थी, इसमें हमेशा ज्यादा देखने को मिलेगी। तो इसमें ज्यादा देखने को मिलेगी, तो हम क्या कह सकते हैं, जो आपको जैसे यहीं से अगर हम फाइंड आउट करना चाहें, म्यू आर इज म्यू बाई म्यू नोट, तो दैट इज ग्रेटर देन म्यू आर इज ग्रेटर देन म्यू नोट, सॉरी म्यू आर इज ग्रेटर देन 1 के। तो उस केस में म्यू के बारे में हम क्या कहेंगे, म्यू जो मिलेगा आपको लिख सकता हूं म्यू बाई म्यू नोट इज ग्रेटर देन 1 के, या म्यू इज ग्रेटर देन म्यू नोट के। मतलब कहने का यहां पर मटेरियल की जो मैग्नेटिक परमेबिलिटी जो मिलेगी उसकी वैल्यू जो हमारे पास परमेबिलिटी जो फॉर फ्री स्पेस जो उसकी वैल्यू से हमेशा ज्यादा मिलेगी। ये आपके पास वैल्यू कितनी होती है म्यू नोट की
4 पाई इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर एम्पियर इनवर्स। तो यहाँ पर ये जो वैल्यू जो मिलेगी पैरामेडिक सब्सटेंसेस के परमेबिलिटी की वैल्यू, वो हमेशा इससे ज्यादा मिलेगी, वो हमेशा इससे ज्यादा मिलेगी। जैसे मैंने आपको लिख दिया, कोई आपके पास सब्सटेंस है जिसकी रिलेटिव परमेबिलिटी आपके पास है 1.3 या 2.3, तो मैं आपसे पूछूं कैसा सब्सटेंस है, ये कैसा सब्सटेंस है, पैरामेडिक सब्सटेंस है। अब ये वैल्यू नहीं दे करके मैं आपसे कह देता हूँ कोई आपके पास सब्सटेंस है जिसकी जो आपके पास परमेबिलिटी जो है उस सब्सटेंस की वो कितनी है आपके पास, अप्रोक्सीमेटली 11 पॉइंट समथिंग 12 पॉइंट समथिंग इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला मीटर एम्पियर इनवर्स। अब बताइए कैसा है, कैसा है, यहाँ पर दिख रहा है आपको, यहाँ पर 10⁻⁻7 है, यहाँ पर आपके पास 10⁻⁻5 है, डेसिमल पॉइंट वही है, यहाँ पर भी 12 पॉइंट समथिंग आएगा, यहाँ पर भी 12 पॉइंट समथिंग है। तो ये जो वैल्यू जो है वो इससे बड़ी है, इससे बड़ी है, तो कैसा सब्सटेंस है आपके पास, पैरामेडिक सब्सटेंस हमारे पास होता है। आगे समझे। अब चलते हैं मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी पे। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी के बारे में हम क्या कहेंगे, तो फिर से वही, इस केस में जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जो होती है वो हमेशा पॉजिटिव देखने को मिलेगी, हमेशा पॉजिटिव देखने को मिलेगी। क्यों, चाहे m इज इक्वल टू म्यू आर माइनस 1, म्यू आर माइनस 1। तो यहां पर हमारे पास जो वैल्यू जो आई है, म्यू आर की जो वैल्यू जो आई है वो ऑलवेज ग्रेटर देन 1, मतलब 1 से तो बड़ी मिलेगी, चाहे वो हो आपके पास 1.000001 या हो चाहे आपके पास वो 1.1, चाहे वो आपके पास हो 100.1, चाहे वो आपके पास हो 1500, चाहे हो 2000, 1 से तो बड़ी मिलेगी। 1 से बड़ी मिलेगी तो ससेप्टिबिलिटी हमेशा पॉजिटिव आएगी। जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 1.0001 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 0.0001, 0.001 है तो पॉजिटिव में ही। तो पैरामेग्नेटिक सब्सटेंसेस की जो परमेबिलिटी जो होती है वो हमेशा पॉजिटिव। तो परमेबिलिटी दे दो आपके पास कोई पैरामेग्नेटिक सब्सटेंस जिसकी परमेबिलिटी आपके पास ये है प्लस के 2.3, ये परमेबिलिटी है। तो बताइए कैसा सब्सटेंस, कैसा सब्सटेंस आपके पास, ये पैरामेग्नेटिक सब्सटेंस है। ओके, अब कुछ एक सब्सटेंसेस की मैं यहाँ पर परमेबिलिटी लिख रहा हूँ, फिर से वैसे ही आप उसकी रिलेटिव परमेबिलिटी भी निकाल सकते हैं, मीडियम की परमेबिलिटी भी निकाल सकते हैं। जैसे हमने बताया हमारे पास जो सब्सटेंसेस जो है जैसे एल्यूमिनियम, प्लेटिनम, तो जो आपके पास एल्यूमिनियम जो है, एल्यूमिनियम की जो आपके पास ससेप्टिबिलिटी जो होती है, एल्यूमिनियम इज एन पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, ये आपके पास होते हैं नियरली इक्वल टू 2.2 प्लस के ससेप्टिबिलिटी। ओके, ऐसे आपके पास प्लेटिनम है, प्लेटिनम की जो होती है वो आपके पास नियरली इक्वल टू 2.6, यूरेनियम है नियरली इक्वल टू 42 पॉजिटिव। तो इन सभी की जो ससेप्टिबिलिटी जो होती है वो आपको पॉजिटिव देखने को मिलती है। तो ससेप्टिबिलिटी पता है, रिलेटिव परमेबिलिटी बता सकते हो, चाहे m प्लस 1, चाहे m क्या होता है म्यू आर माइनस 1, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, चाहे m प्लस 1। तो ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव में 1 ऐड करेगा तो आपके पास ग्रेटर देन 0 ही आएगी म्यू आर की वैल्यू, और म्यू क्या होगा, वो ग्रेटर देन म्यू नॉट ही होगा। क्लियर यहाँ तक। अब ये हमारे पास ये जो सब्सटेंसेस जो आपको दिखाई दे रहे हैं पैरामेग्नेटिक सब्सटेंसेस, जिनको आप पोलर डाइलेक्ट्रिक्स के साथ रिजेंबल कर सकते हो, उनके इक्वल आप इनको मान सकते हो। पोलर डाइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं, जिनका सेंटर ऑफ मास जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का सेंटर ऑफ मास एक दूसरे के साथ कोइंसाइड नहीं करता है, उनको हम बोलते हैं पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। अब नेक्स्ट एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी की हम बात करते हैं, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस की मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी के ऊपर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, जब आपके पास कोई पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है, जैसे आपको मैंने एग्जांपल बताया एल्यूमिनियम वगैरह जो भी थे हमारे पास, उनका अगर आप टेम्परेचर राइज कर देते हो, अगर आप उनका टेम्परेचर राइज कर देते हो तो एक टेम्परेचर ऐसा आता है जिस टेम्परेचर पे वो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस न रह करके डायमैग्नेटिक सब्सटेंस बन जाते हैं। With the rise in temperature, magnetic susceptibility decreases in case of paramagnetic substances. Paramagnetic substance के लिए magnetic susceptibility जो है वो inversely proportional to temperature के। जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा उतनी उसकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कम होती जाएगी। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का मीनिंग क्या था, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज I/H, मतलब उतनी उसकी इंटेंसिटी मैग्नेटाइज होने की कम होती जाएगी। यहां से ये आपके पास मान लीजिए कांस्टेंट है, जितना है h जितना भी है,
H इक्वल टू NI, जितना भी इसमें करंट पास हो रहा था वही आपके पास H होगा सीधा सीधा। तो जितना आप इसका टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे उतनी अमाउंट में ये इसकी इंटेंसिटी जो मैग्नेटाइज होने की वो कम होती चली जाती है। जैसे आपके पास कोई मैग्नेट का अगर हम एग्जाम्पल ले, मैग्नेट है आपके पास, आपने उसको हीट कर दिया, तो आप क्या देखते हो, अगर आप उसको ज़्यादा हीट कर दोगे तो अपना मैग्नेटिज्म खो देती है, मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टीज खत्म उसकी। उसके पास अगर आप कोई दूसरी मैग्नेट लेकर के जाओगे या कोई मैटेरियल लेकर के जाओगे तो उसको अट्रैक्ट या रिपेल नहीं करती है। तो सेम कुछ ऐसा इनके साथ होता है पैरामेग्नेटिक सब्सटेंसेस के साथ। अगर आप पैरामेग्नेटिक सब्सटेंसेस का अगर टेम्परेचर अगर आप बढ़ा देते हो तो पैरामेग्नेटिक सब्सटेंसेस न रह करके डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस बन जाते हैं, उनकी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन डिक्रीज होती चली जाती है। वो भी फिर अपने आप को मैग्नेटाइज नहीं होना देना चाहेंगे, वो अपने में से मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स पास ही नहीं होने देना चाहेंगे। क्यों नहीं होना देना चाहेंगे, उनका टेम्परेचर राइज हो गया, वो टेम्परेचर उसमें पास ही नहीं होने देगा। ओके, तो with the increase in temperature, magnetic susceptibility of paramagnetic substances decreases, वो कम होती चली जाएगी, डाया की डिपेंड ही नहीं करती टेम्परेचर पे। और जिस टेम्परेचर के ऊपर ये पैरामेग्नेटिक सब्सटेंस डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस में कन्वर्ट हो जाते हैं उसको हम बोलते हैं क्यूरी टेम्परेचर। क्यूरी क्यों नाम दिया है, क्योंकि इलाज जो है वो मैम क्यूरी ने दिया था। तो जो नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो क्यूरी ला ही होगा, क्यूरी लाइन मैग्नेटिज्म, वो हम स्टडी करेंगे। तो अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस की। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस हमारे पास वो सब्सटेंसेस होते हैं जिस केस में अगर आपने उनके ऊपर कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं भी कर रखा है, उस केस में भी उनका नेट डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होता है। उनका कुछ ना कुछ वहां पर आपको डाइपोल मोमेंट जरूर देखने को मिलता है, मतलब उनका अपना कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत मैग्नेटिक फील्ड जरूर होता है इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और अगर आप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर देते हो तब तो मिलेगा ही मिलेगा। तो इसको समझने के लिए जो इलेक्ट्रॉन थ्योरी जो है मैग्नेटिज्म की, उसकी हेल्प से हम इसको नहीं समझ सकते हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस को। उनको समझने के लिए हमें डोमेन विश थ्योरी की रिक्वायरमेंट होती है, जो विश नाम के साइंटिस्ट ने, अर्नेस्ट विश नाम के साइंटिस्ट ने दी थी। तो डोमेन विश थ्योरी की हेल्प से, या हम कहें सिंपल डोमेन थ्योरी ऑफ फेरोमैग्नेटिज्म, डोमेन थ्योरी ऑफ मैग्नेटिज्म विच इज गिवन बाय अर्नेस्ट विश साइंटिस्ट, वो इसको यहाँ पर क्लासिफाई करते हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस को। तो ये थ्योरी हमें क्या बताती है कि आपके पास जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस जो होते हैं, जो आपके पास फेरोमैग्नेटिक जो सब्सटेंसेस जो होते हैं, वो उनकी डोमेन्स, मतलब वो ग्रुप बना करके वो आपके पास प्रेजेंट होते हैं। मतलब डोमेन के बारे में अगर आपने मैथ के अंदर पढ़ा हो, डोमेन रेंज फंक्शन, तो डोमेन मतलब द वैल्यू ऑफ ऑल विच आर बिलोंग्स टू द फंक्शन, जो भी आपके पास है जितनी वैल्यू अगर वो फंक्शन में बिलोंग कर रही है तो उसकी डोमेन है। जैसे यहाँ पर डोमेन का क्या मीनिंग है, मतलब यहाँ पर जैसे आपके पास जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है उसको हम अगर हम क्लासिफाई करना चाहिए विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ मैग्नेटिज्म, उससे हम क्लासिफाई नहीं कर सकते हैं। तो ये आपको क्या बताता है, जैसे ये आपके पास कोई फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर फॉर एग्जांपल समझने की कोशिश कीजिए, जैसे आपके पास मान लीजिए इसके अंदर 1000 एटम प्रेजेंट है, 1000 एटम है, 1000 एटम मीन्स 1000 डाइपोल, एक एटम अपने आप में डाइपोल की तरह काम करता है, 1000 ही डाइपोल। अब बात करते हैं डाइपोल मोमेंट की, डाइपोल मोमेंट को समझने की। तो ये डोमेन थ्योरी हमें क्या बताती है, जो डोमेन थ्योरी जो है फेरोमैग्नेटिज्म की, ये आपको क्या बताती है कि यहाँ पर ये जो डाइपोल जो है, हमके एटम्स जो है ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं। जैसे यहाँ पर मान लीजिए 1000 टोटल नंबर ऑफ एटम थे, वैसे तो काफी ज्यादा होते हैं, समझने के लिए कहा है मैंने। तो यहाँ पर ये आपके पास कुछ इस टाइप से ग्रुप बना करके मिलेंगे आपको, ऐसे ग्रुप बना करके मिलेंगे। जैसे 200 जो डाइपोल जो है वो ग्रुप बनाने का मतलब क्या है कि उनमें से 200 डाइपोल जो है वो एक डायरेक्शन में अलाइन मिलेंगे, 300 डाइपोल एक डायरेक्शन में, 400 डाइपोल एक डायरेक्शन में, इस टाइप से ग्रुप बना करके मिलेंगे। जैसे यहाँ पर ये जो डाइपोल जो है वो ऐसे अलाइन है, ये इनकी कैरेक्टरिस्टिक सेम हो गई, ये एक ग्रुप हो गया, एक डोमेन बन गई, यहाँ पर ये ग्रुप बन गया आपके पास। मान लीजिए इसके अंदर प्रेजेंट है 100 एटम या 100 डाइपोल। जो दूसरे यहाँ पर एक यहाँ बन गया ग्रुप, एक ग्रुप यहाँ बन गया, इनके जो डायरेक्शन जो कुछ इस टाइप से है। इसके अंदर जो नंबर ऑफ एटम या नंबर ऑफ डाइपोल जो है वो मान लीजिए प्रेजेंट है 500,
यहाँ पर कितने 500। एक ग्रुप यहाँ पर प्रेजेंट है, यहाँ पर जितने भी डाइपोल है वो सभी एक डायरेक्शन में, कुछ इस टाइप से। ओके, इसके अंदर मान लीजिए प्रेजेंट आपके पास, इसके अंदर 200 प्रेजेंट है। और एक जो ग्रुप है वो आपके पास ये है, जिस भी डायरेक्शन में दिखाना चाहो, ऐसे ऐसे जैसे दिखाना चाहो, एक ही डायरेक्शन में दिखाना आपने सभी को, वो ऐसे प्रेजेंट है। इसमें प्रेजेंट है कितने हो गए 500, 600, 800, 200 इसके अंदर प्रेजेंट है। तो जब तक हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं किया है, जब तक हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं किया है, वो आपको कुछ इस टाइप से देखने को मिलेगा फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर एटम्स डाइपोल। तो जरा समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर चलो मान लीजिए 100 इस साइड है, 100 इस साइड है, तो इनका इफेक्ट खत्म हो गया। 200 इधर है, ऐसे इनका इफेक्ट खत्म हो गया। जरा इसको देखिए, मेजोरिटी में जो आपके पास है 500 डाइपोल जो एक डायरेक्शन में है, 500 डाइपोल एक डायरेक्शन में है। इनमें से मान लीजिए 200 300 जो है और दूसरे की वजह से अगेंस्ट डायरेक्शन में भी है, लेकिन फिर भी इसमें 100-200 डाइपोल ऐसे मिलेंगे जो आपको एक ही डायरेक्शन में मिलेंगे। 100-200 डाइपोल आपको एक ही डायरेक्शन में मिलेंगे। मतलब मान लीजिए एज एन एवरेज 1000 में से 800 जो डाइपोल थे, 800 में से 400 एक डायरेक्शन में और 400 एक डायरेक्शन में। ऐसे ही बोल सकते हैं जैसे पेयर हम बनाते हैं, एक इधर एक इधर। इलेक्ट्रॉन थ्योरी में अगर हम जाना चाहें फिर से, एक ऐसे एक ऐसे एक ऐसे एक ऐसे, तो एज एन एवरेज मैंने कह दिया भाई 400 जो थे उसके अगेंस्ट में 400 थे, तो 800 का रोल खत्म, 800 की वजह से नेट डाइपोल मोमेंट 0। लेकिन अब भी 200 डाइपोल्स या 200 एटम्स अब भी ऐसे हैं, 200 डाइपोल्स अब भी ऐसे जो एक डायरेक्शन में है। तो सारे एक डायरेक्शन में, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट 0 थोड़ी हो सकता है, कुछ ना कुछ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जरूर मिलेगा। तो ये आपके पास थी डोमेन थ्योरी ऑफ मैग्नेटिज्म। अब जब हम इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं, या हम कहीं इसको हमने सोलेनोइड में रख दिया, तो जिस डायरेक्शन में आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में सारे अपने आप को अलाइन कर लेते हैं। जैसे मैग्नेटिक फील्ड ये आपके पास ये वाली डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड जो आपने अप्लाई किया है इस टाइप से ऐसे नॉर्थ टू साउथ, तो ये फिर उस टाइम पे क्या होंगे, ये सारे डाइपोल जो है वो एक ही डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे। उस केस में सारे डाइपोल इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अलाइन हो जाएंगे। ओके, तो ये हमारे पास होता है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। अगर हम एग्जांपल की अगर हम बात करें, तो जैसे आपके पास आयरन है, कोबाल्ट है, निकिल है, ये इसके एग्जांपल है। आयरन, कोबाल्ट, निकिल। प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें, तो जैसे आपके पास फिर से वही, अगर आप कोई फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को थ्रेड से धागे से बांध करके लटकाओगे इन बिटवीन मैग्नेट्स, तो उसका लॉन्गेस्ट एक्सिस उसके अलोंग मिलेगा स्ट्रॉन्गली। ऐसे आप उसको यू शेप ट्यूब में डालोगे, तो उस केस में भी वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ जो है वो उधर की साइड जो है वो ज्यादा जाएगा एज कंपेयर टू पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के, और ज्यादा वो उधर की साइड जाएगा, क्योंकि ये यहाँ पर इसका और भी ज्यादा यहाँ पर मैग्नेटिक जो डाइपोल मोमेंट जो और भी ज्यादा आपको देखने को मिलता है इस केस में। मतलब जो भी आपके पास पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस की प्रॉपर्टी थी, उससे स्ट्रॉन्गर अमाउंट में पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस की प्रॉपर्टीज होती है सारी की सारी। जैसे इस केस में जो था, जैसे आपने बाउल रखा ऐसे इस यहाँ पर, जब पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस था तो आप इस टाइप से आपको देखने को मिला, जैसे आपने ऐसे फिल कर रखा था ऐसे देखने को मिलेगा। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में और स्ट्रॉन्गर ऐसे और ज्यादा, बस सारी प्रॉपर्टी स्ट्रॉन्गर वे में चली जाएगी। ऐसे इस टाइप से यहाँ पर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस रखोगे, तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में क्या होगा, मैक्सिमम से मैक्सिमम लाइन फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में पास होगी, वैक्यूम में से स्पेस में से पास ही नहीं होने देगा। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में तो फिर भी साइड में से 1-2 लाइन पास हो रही थी, मतलब कुछ एक लाइन पास हो रही थी, लेकिन इसमें से तो सारी की सारी ही फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में से पास हो गई। तो बात कर लें रिलेटिव परमिटिविटी दैट इज इक्वल टू बी बाई बी नोट, बी इज मच ग्रेटर देन बी नोट, तो उस केस में बी इज ग्रेटर देन 1, तो म्यू आर इज मच ग्रेटर देन 1 से काफी बड़ा होगा। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या होगी, मच ग्रेटर देन 1 आपके पास रिलेटिव परमिटिविटी आएगा, तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी आपके पास क्या होगी, वो भी ग्रेटर देन 0, मतलब वो भी आपके पास पॉजिटिव में, एज कंपेयर टू पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस काफी पॉजिटिव आपको मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जो है वहां पर देखने को मिलेगी। परमिटिविटी फॉर मीडियम क्या होगी, दैट इज इक्वल ग्रेटर देन म्यू नॉट, और उससे कहीं ज्यादा बड़ी जो आपको देखने को मिलेगी। मतलब जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की जो प्रॉपर्टी थी वही उसी से थोड़ा सा और ज्यादा स्ट्रॉन्गर वे में आपको देखने को मिल जाता है। ओके, और अब हम बात कर लेते हैं जैसे अफेक्ट क्या होगा टेम्परेचर का ऑन द ससेप्टिबिलिटी पे। फिर से वही, यहाँ पर जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस की ससेप्टिबिलिटी जो है वो भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के।
जितनी अमाउंट में टेम्परेचर बढ़ता जाएगा उतनी उनकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कम होती चली जाएगी, या हम कहीं उतनी उनकी इंटेंसिटी जो है मैग्नेटाइज होने की वो कम होती चली जाएगी। फिर से वही सेम चीज़, मैग्नेट अगर आप उसको हीट करोगे तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी खत्म, सेम ऐसा इसके अंदर है। इसमें भी धीरे धीरे अगर आप उसका टेम्परेचर राइज करते जाओगे तो एक टेम्परेचर ऐसा आएगा जिसके ऊपर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में कन्वर्ट होगा, और ज़्यादा टेम्परेचर राइज करोगे तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस वो फिर से डायमैग्नेटिक सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाएगा, सारी प्रॉपर्टीज जो है उसकी खत्म हो जाती हैं। ओके, तो अब कुछ एक सब्सटेंसेस की बात कर ले मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी के बारे में। जैसे आपके पास आयरन है, आयरन की जो ससेप्टिबिलिटी जो होती है, सॉफ्ट आयरन की जो ससेप्टिबिलिटी जो होती है वो नियरली लाई करती है 150 to 1500 इतनी होती है। तो जो आपके पास सबसे जो बेस्ट जो फेरोमैग्नेटिक जो है इसको आप आयरन को ले सकते हो, 150 to 1500 तक लाई करती है। अगर रिलेटिव प्रोबेबिलिटी निकालना चाहो निकाल सकते हो, अप्रोक्सीमेट 149 टू, मतलब ये अलग अलग आयरन जैसे डिपेंड करता है। जैसे किसी में सॉफ्ट आयरन जो है 99.55% है, 94.5 है, सबके लिए अलग अलग होती है। तो मतलब एज एन एवरेज लोएस्ट जो आपके पास सॉफ्ट आयरन की जो वैल्यू मिलेगी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की वो 150 तो मिलेगी मिलेगी, हाईएस्ट 1500 तक मिल सकती है। अब इनसे रिलेटेड कुछ एक प्रॉब्लम्स कर लेते हैं। कुछ एक प्रॉब्लम्स क्या है, एक ही प्रॉब्लम है, मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिखा है, जैसे ये आपके पास रिलेटिव प्रोबेबिलिटी है कि सब्सटेंस के लिए गिवन है वो आपके पास 50, और किसी सब्सटेंस के लिए प्रोबेबिलिटी गिवन है उस सब्सटेंस की, दैट इज इक्वल टू 12.5 इंटू 10⁻⁵ टेस्ला मीटर एम्पियर इनवर्स, और किसी सब्सटेंस के लिए मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जो है दैट इज इक्वल टू -2.0। तो अब मेरे को ये बता दीजिए ये सब्सटेंस कौन सा है, ये कौन सा है, ये कौन सा है, मतलब डाया पैरा और फेरो कौन सा है, ये आपने बताना है। तो अगर आपको प्रॉपर्टी सारी अच्छे से आती है तो बता सकते हो। तो देखिए अब म्यू आर इज नियरली इक्वल टू 50। तो म्यू आर जो है वो मच ग्रेटर देन 1 से काफी बड़ा है, 50 जो है एज कम्पेयर टू 1 के काफी बड़ा है। तो एक ऐसा सब्सटेंस है आपके पास, ये जो सब्सटेंस है जिसकी प्रोबेबिलिटी 50 है वो आपके पास एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है। अगर ये नियरली इक्वल होता 1 2 3 4 5 1 2 3 तो ये आपके पास पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस हो जाता। अब ये 50 जो है 1 के कंपेयर में काफी बड़ा है, ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है। ओके, तो नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं। तो इसमें आपने ध्यान रखना है जिसकी प्रोबेबिलिटी नियरली इक्वल टू अप टू 1 to 1.6 या 1.8 तक, उसको आप पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस का नाम दोगे। 1.6 से ज्यादा जिसकी प्रोबेबिलिटी होगी रिलेटिव प्रोबेबिलिटी, वो आपके पास पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस आपसे नाम दोगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट सब्सटेंस की प्रोबेबिलिटी गिवन है इतनी है 12.5 इंटू 10⁻⁵ टेस्ला मीटर एम्पियर। मैं चाहूंगा आप पहले ने खुद करके देखें। तो प्रोबेबिलिटी गिवन है तो प्रोबेबिलिटी चेक कर लीजिए, या क्या ये म्यू नॉट से कम है या म्यू नॉट से ज्यादा है, क्या है। तो यहाँ पर दिख रहा है म्यू इज ग्रेटर देन म्यू नॉट। म्यू नॉट आपके पास क्या होता है 4 इंटू 10⁻⁷ टेस्ला मीटर एम्पियर इनवर्स, ये कितना 10⁻⁵, तो इसे 100 टाइम जो है वो ज्यादा है। तो ये आपके पास कौन सा सब्सटेंस है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। नेक्स्ट देखिए मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज -2.0। तो नेगेटिव किसकी होती है, नेगेटिव आपके पास किसकी ससेप्टिबिलिटी होती है, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस की। तो ये आपके पास कैसा सब्सटेंस है, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है। ओके, ऐसे अगर आपके पास होता है प्लस के 500, अगर आपके पास ये मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होती है तो कौन सा होता, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होता है। ओके, तो ये कीजिए, थ्योरेटिकल है, पहले इनकी प्रॉपर्टीज को अच्छे स्टडी कीजिए और फिर इस टाइप से प्रॉब्लम्स सॉल्व कीजिए। थैंक यू।